आज सुबह तुषारी का उत्साह कल से कहीं ज्यादा था। पहले स्तर की ऊर्जा घन जिसे उसने कल अवशोषित किया था, उसका असर अभी तक जारी था। लिन आर्यन ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए समझाया, कल वाली ऊर्जा घन की पूरी ऊर्जा तुम्हारे शरीर ने अभी तक पचाई नहीं है। ऊर्जा अवशोषण का जो मानक वक्र होता है, उसके अनुसार तुमने लगभग 70% ऊर्जा ही ग्रहण की है। अभी भी 30% ऊर्जा भीतर जमा है, जो उपयोग का इंतजार कर रही है। ये कहते हुए आर्यन ने अपने संचार यंत्र पर संबंधित सिद्धांतों के चार्ट और सूत्र खोलकर तुषारी को दिखाए। यही वो सारा ज्ञान था जो हाई स्कूल में पढ़ाया जाता है, और आर्यन को तो ये पूरी तरह याद था ही। तुषारी ने चमकती आंखों से उसकी ओर देखा। लग रहा था जैसे किसी महान ज्ञानी की बातें सुन रही हो। म्याऊ, तो फिर पूरी ऊर्जा कैसे अवशोषित होगी? ज्यादा प्रशिक्षण से, आर्यन ने आत्मविश्वास से कहा। तुम्हें अपनी पूरी शारीरिक शक्ति खत्म करनी होगी, ताकि शरीर भीतर जमा ऊर्जा को पूरी तरह सक्रिय कर ले। इसलिए आज हम 4 घंटे का प्रशिक्षण करेंगे, और ठंड तूफान तकनीक की आवृत्ति भी बढ़ानी होगी। म्याऊ, अगर ताकत बीच में ही खत्म हो गई तो? वही तो हल है, आर्यन मुस्कुराया। आज हम शुरुआती बर्फ मैदान में नहीं जाएंगे, हम सीधे मध्यम स्तर वाले हिम प्रशिक्षण मैदान में जाएंगे, जहां बर्फ ऊर्जा कई गुना अधिक होती है। वहां तुम्हारी शक्ति जल्दी लौट आएगी। उसने संचार यंत्र का कैलकुलेटर खोला, तेजी से कुछ गणनाएं की और बोला, लगभग हर 10 मिनट में तुम एक बार फिर ठंड तूफान चला सकोगी। 4 घंटे में 24 बार ठंड तूफान। इससे तुम्हारी दक्षता बहुत तेजी से बढ़ेगी। म्याऊ, इतनी ज्यादा बार? तुषारी की आंखें फैल गईं। आर्यन ने कहा, किसी तकनीक को स्तर 1 से स्तर 2 तक ले जाने के लिए कम से कम 1000 बार अभ्यास चाहिए। कुछ विशेष तकनीकों के लिए तो इससे भी ज्यादा बार। वो रुका, जैसे कि कल सीखी हुई हिम पुछार। उसे स्तर 2 तक पहुंचने में हजारों नहीं, बल्कि 10,000 अभ्यास भी कम पड़ सकते हैं। म्याऊ, 10,000? तुषारी का चेहरा क्षण भर में डर और सदमे से भर गया। आर्यन हंस पड़ा, तो मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने तो सोचा था कि आज तुम्हें नई तकनीक सिखाऊंगा, लेकिन अभी तो तुम्हारी तीनों तकनीकों का ही प्रशिक्षण पूरा नहीं होता। इसलिए तय किया है, जब तक तीनों तकनीकें स्तर 2 तक नहीं पहुंचती, कोई नई तकनीक नहीं सिखाऊंगा। नहीं। ये सुनते ही तुषारी ने तुरंत सिर हिला दिया। नई तकनीक सीखने का जो उत्साह उसने चखा था, उसे छोड़ना उसके बस की बात नहीं थी। नई तकनीकें सीखने का स्वाद ऐसा जैसे कोई मीठा नशा हो। कौशल वृद्धि कर लेंगे, अधिक प्रशिक्षण कर लेंगे, तुरंत मेहनत अभी शुरू कर देंगे। ये सोचकर वो झटके से आर्यन की बाहों से कूदकर दरवाजे तक भागी और पीछे मुड़कर देखा। म्याऊ म्याऊ, चलो जल्दी, चलो प्रशिक्षण शुरू करें। आर्यन ने संचार यंत्र बंद करते हुए उसकी आतुरता देखकर मुस्कुराते हुए सोचा, उफ, उसकी प्रेरणा तकनीक उम्मीद से भी ज्यादा असरदार हो गई। उसने तो बस हल्का सा लक्ष्य प्रलोभन दिया था, लेकिन तुषारी तो आग की तरह फट पड़ी। ठहरो, पहले नाश्ता कर लेते हैं, आर्यन ने उसके पास जाकर कहा। खाली पेट प्रशिक्षण नहीं होता, नाश्ते के बाद ही संघ में जाकर प्रशिक्षण शुरू करेंगे। अत्यधिक उत्सुक पालतू जानवर कभी कभी प्रशिक्षक को भी थका देते हैं। आर्यन यही सोच रहा था। आखिर उसे भी साथ साथ प्रशिक्षण करना पड़ता है। नाश्ता तय हो गया। आज 4 बड़े मांस भरे बंस और 2 कप सोया दूध, एक अतिरिक्त बन, और शायद दोपहर का भोजन भी नहीं खाना पड़ेगा। वापसी के रास्ते पर चलते हुए आर्यन सिंह ने थकी मांदी तुषारी को अपनी बाहों में संभाला हुआ था। वो उसके मुलायम सिर को सहलाता जा रहा था और उसकी आंखों में दया और गर्व दोनों चमक रहे थे। आज तुमने सच में कमाल कर दिया तुषारी, बहुत मेहनत की है तुमने। आज का प्रशिक्षण कल से कहीं ज्यादा कठोर था। तुषारी की शक्ति को पूरी तरह खाली कर देने और उसे ऊर्जा घन की शेष ऊर्जा को चरम अवस्था में अवशोषित करने के लिए आर्यन ने प्रशिक्षण की तीव्रता लगभग दोगुनी कर दी थी। न केवल ठंड तूफान के अभ्यासों की गिनती दोगुनी हुई थी, बल्कि हिम चिन्ह और हिम फुहार दोनों की कठिनाई भी काफी बढ़ा दी गई थी। इस भारी प्रशिक्षण का असर भी उतना ही बड़ा था। कल खाए ऊर्जा घन की शेष ऊर्जा तो तुषारी ने पूरी तरह खींच ली। ऊपर से आज के प्रशिक्षण के दौरान उसने एक और ऊर्जा घन खा लिया और उसकी अधिकांश ऊर्जा भी अवशोषित कर ली। 2 दिनों में ही 1000 से ऊपर मूल्य के संसाधनों का उपयोग हो चुका था, लेकिन परिणाम वाकई चमत्कारी थे। हिम फुहार जो उसने कल ही सीखी थी, आज वो बिना रुके, बिना किसी प्रयास के बड़ी आसानी से हर परिस्थिति में उत्पन्न कर लेती थी। हिम चिन्ह, जिसमें कल कोई खास प्रगति नहीं दिखाई दी थी, आज स्पष्ट रूप से बेहतर हो चुका था। और जहां तक तुषारी के मूल कौशल ठंड तूफान की बात है, दर्जनों गहन अभ्यासों और ऊर्जा घन की सहायता से अब उसका कौशल उछाल भरी स्थिरता पा चुका था। अब वो लगभग 5-5.5 मीटर के दायरे में ठंड तूफान चलाकर भी खुद को स्थिर रख पाती थी। ये अभी भी आरंभिक स्तर ही माना जाता है।
वो तभी दक्ष मानी जाएगी जब वो दौड़ते और उछलते हुए भी ठंड तूफान चला सके। सबसे सुखद बात यह थी कि उसका सामान्य ऊर्जा मान कल के 189 बाबा से बढ़कर आज 197 बाबा तक जा पहुंचा था। आर्यन के प्रोत्साहन पर तुषारी अपनी थकान को दबाते हुए अपने सिर को उसकी हथेली से सटाने लगी। मियाओ। आर्यन ने भी बहुत मेहनत की। आर्यन मुस्कुराया। अब चलो आराम करो, आज तुम बीस्ट टेमिंग स्पेस में सोओगी। मियाओ। एक हल्की पीली रोशनी जली और तुषारी उसके हाथों से गायब होकर बीस्ट टेमिंग स्पेस में पहुंच गई। भीतर पहुंचते ही वो गहरी नींद में डूब गई। वहां शरीर की पुनर्स्थापना कहीं तेज होती है। ये महसूस कर आर्यन के चेहरे पर संतोष उभरा। लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियों ने जेब में रखे ऊर्जा घनों को महसूस किया, उसका संतोष अचानक कम हो गया। कल उसने हिम फुहार की नई शिक्षा पद्धति सिखाकर 2 ऊर्जा घन कमाए थे। आज के प्रशिक्षण में वही 2 ऊर्जा घन खत्म हो गए थे और तुषारी की प्रगति देखकर उसे ऊर्जा घनों की वास्तविक महत्ता का एहसास हुआ था। ऊर्जा घन खाकर किए गए प्रशिक्षण के परिणाम सामान्य प्रशिक्षण से कई गुना अधिक होते हैं। इसलिए तुषारी को दूसरा ऊर्जा घन खिलाने के बाद आज उसने दांत भींचकर 4 और ऊर्जा घन खरीदे। 2 बिल्ली पुदीना स्वाद पहले स्तर के ऊर्जा घन जो तुषारी की प्रशिक्षण ऊर्जा पूरी करने के लिए थे, और 2 बर्फ तत्व ऊर्जा घन जो किसी भी हिम तत्व वाले प्राणी को अपने तत्व को बेहतर नियंत्रित करना सिखाते हैं। साधारण ऊर्जा घन 500 मुद्रा के, बिल्ली पुदीना वाले 550 के और बर्फ तत्व वाले 1500 के। कुल मिलाकर उसने 4100 मुद्रा खर्च कर डाली। 2 दिनों में प्रशिक्षण मैदान की फीस और बाकी खर्च जोड़कर उसके 15,000 बचत से अब मात्र 10,000 बचे थे। 10,000 मुद्रा कुछ समय का प्रशिक्षण तो चला सकती है, लेकिन अनंत काल नहीं। तुषारी की वृद्धि की रफ्तार को देखते हुए खर्च उसकी कमाई से कहीं तेज था। इसलिए कटौती काफी नहीं थी, उसे नया धन कमाने का तरीका चाहिए था। वो किसी भी तरह अमीर बनने की कोशिश नहीं कर रहा था, कम से कम इतना जरूर कि वो और तुषारी बिना रुके प्रशिक्षण कर सकें। पहले उसके पास कोई तरीका नहीं था, लेकिन अब उसके पास वो शक्ति थी जो किसी और के पास नहीं, दूसरी दुनिया में जाने की क्षमता। यही उसका सबसे बड़ा सहारा था। पर सवाल ये था कि इस क्षमता को पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल कैसे किया जाए, और बिना किसी शक के। आर्यन की आंखों में गहरी सोच चमकने लगी। दूसरी दुनिया से वस्तुएं लाना संभव नहीं था। बीस्ट टेमिंग स्पेस में प्राणियों के अलावा कुछ नहीं जा सकता था, और क्योंकि वो शरीर बदलकर यात्रा करता था, कपड़े या वस्तुएं लाना भी संभव नहीं। भविष्य में यदि वो किसी ऐसे प्राणी को अनुबंधित कर सका जिसके पास निजी स्थान की क्षमता हो, तब शायद ये समस्या हल हो सके। फिलहाल वो सिर्फ ज्ञान ला सकता था, नई विकास पद्धतियां, नई शिक्षण तकनीकें, या फिर जैसे उसने कल किया, मौजूदा शिक्षण शैलियों के नए शिक्षण तरीकों को प्रशिक्षण संसाधनों के बदले बेचना। ये सबसे सुरक्षित विकल्प था, क्योंकि नई शिक्षण शैली अचानक प्रेरणा का परिणाम मानी जा सकती थी। लेकिन समस्या ये थी कि दूसरी दुनिया की हर शिक्षा पद्धति पृथ्वी की पद्धतियों से बेहतर नहीं थी। पृथ्वी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चलती थी, जबकि दूसरी दुनिया अनुभव और साहस पर आधारित थी। अधिकांश मामलों में पृथ्वी की विधियां अधिक दक्ष थीं। हिम फुहार तो बस एक दुर्लभ अपवाद था, इसलिए ये तरीका लंबे समय तक उपयोगी नहीं रह सकता था। अंत में उसे धन कमाने का मार्ग मिलेगा, नई शिक्षण कौशलों और नई विकास पद्धतियों में। लेकिन ये आसान नहीं था। नए शिक्षण कौशल प्रायः किसी प्राणी की मूल प्रतिभा तकनीक के आधार पर खोजे जाते हैं, जहां लंबे अनुसंधान और पैटर्न मिलान के बाद एक सार्वभौमिक शिक्षण कौशल विकसित होता है। किसी भी शिक्षण कौशल के निर्माण में भाग्य का जरा सा भी स्थान नहीं होता। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई शिक्षा कौशल अचानक किसी प्रेरणा से मन में आ गया हो। उसके पीछे हमेशा गहरी सैद्धांतिक समझ, अनगिनत प्रयोग और लंबे शोध अध्ययन की बुनियाद होती है। लेकिन विकास पथ यानी एवोल्यूशन रूट्स बिल्कुल अलग हैं। किसी भी दैत्य प्राणी के विकास में अनंत संभावनाएं छिपी होती हैं, और कई बार महज संयोगवश, जैसे अंधी बिल्ली को बंद चूहे का मिल जाना, पूरी तरह नया विकास पथ खोजा जा सकता है। इसमें संयोग और अनिश्चितता कहीं अधिक होती है। इसलिए आर्यन सिंह जैसे नए बीज टेमर के लिए, जो अभी समाज की निगाहों में नहीं आए, कमाई के लिए नया विकास पथ पेश करना कहीं सुरक्षित था, क्योंकि इससे अनचाहे संदेह या जांच पड़ताल कम होती। विकास पथ बेचने के 2 तरीके थे। पहला तरीका था उसे विशिष्ट विकास पथ के रूप में दर्ज कराना। ये ठीक वैसा था जैसा पृथ्वी पर तबाहियों से पहले पेटेंट हुआ करते थे। एक बार दर्ज होने के बाद कोई भी व्यक्ति यदि उस विकास पथ को देखना चाहता तो उसे संघ मुद्रा चुकानी पड़ती, जिसमें से एक हिस्सा सीधे आर्यन की कमाई बन जाता। यदि कोई व्यक्ति चोरी से उसे बांटता या लीक करता तो बीज टेमर संगठन के नियमों के अनुसार
आर्यन उसकी शिकायत कर सकता था। दूसरा तरीका था विकास पथ को सीधे 20 टेमर संघ को सौंप देना। संघ उसकी जांच करता, उसे प्रमाणित करता और पूरी दुनिया के सामने निःशुल्क जारी कर देता। ऐसे में मुद्रा तो नहीं मिलती, पर संघ योगदान अंक मिलते, जो कई मामलों में साधारण मुद्रा से अधिक मूल्यवान होते। मनुष्य और विदेशी दैत्यों की जंग कभी खत्म नहीं होती थी और यन हिंद सुरक्षा संघ हमेशा युद्ध स्थिति में रहता। इस कारण योगदान अंक बहादुरों और शोधकर्ताओं को दिया जाने वाला सम्मान था। ये मुद्रा नहीं थी, पर इसके बदले वे सब कुछ खरीदा जा सकता था जो मुद्रा से मिलता है, साथ ही वो भी जो मुद्रा से नहीं मिल सकता। आर्यन ने सब सोचकर निष्कर्ष निकाला कि उसे दूसरा तरीका चुनना चाहिए। एक तो वो बहुत बड़ा विकास पथ नहीं देना चाहता था, सिर्फ ऐसा जो शुरुआती स्तर का हो और ज्यादा ध्यान न खींचे। ऐसे विकास पथ को कोई खरीदने भी नहीं आता, इसलिए विशिष्ट पथ बनाकर कमाई ज्यादा नहीं होती। दूसरा, उसे असल में मुद्रा की नहीं, संसाधनों की जरूरत थी। ऊर्जा घन, तत्व संसाधन, प्रशिक्षण सामग्री, जिन्हें वो योगदान अंक से सस्ते दाम पर प्राप्त कर सकता था। ये सोचकर उसने निश्चय कर लिया। इसी सोच विचार में डूबे वो अनजाने ही अनाथालय के द्वार तक पहुंच चुका था। अपने कमरे में लौटकर उसने आंखें बंद की और तुषारी की स्थिति को महसूस किया। उसकी थकान काफी हद तक मिट चुकी थी। वो गहरी नींद से धीरे धीरे बाहर आ रही थी। ये देखकर वो थोड़ा आश्वस्त हुआ। आज रात दिव्य युद्ध लोक पहुंचते ही उसे तुषारी के साथ छल कपट की वो योजना पूरी करनी थी। आसमान और धरती दोनों को छलने वाली योजना, और इसके लिए तुषारी का पूरी तरह स्वस्थ रहना आवश्यक था। तुषारी को जगाए बिना आर्यन पलंग पर बैठ गया और संचारक यंत्र खोलकर अपने आधिकारिक 20 टेमर खाते से संघ के मंच पर लॉगिन किया। कुछ ही मिनटों में उसे विकास पथ जमा करने वाला अनुभाग मिल गया। नीली पृथ्वी के आधुनिक 20 टेमरों का इतिहास अभी 100-150 वर्षों का ही था। विदेशी दैत्यों के प्रतिबंध लागू होने के बाद निम्न स्तर के प्राणियों के नए विकास पथों की आवश्यकता बहुत बढ़ गई थी। अमर देश के सुरक्षा संघ के तमाम संगठन नए नए शोध तरीकों को अपनाने लगे थे। वो लोग किसी भी नई संभावना को खोना नहीं चाहते थे। संघ लोगों को प्रोत्साहित करता था कि वो अपने अपने स्तर पर विकास पथों को खोजने का प्रयास करें, चाहे केवल अनुमान ही क्यों ना हो। मंच पर इसके लिए अलग जमा द्वार बनाया गया था। जमा करते ही समीक्षा दल को संदेश भेज दिया जाता और शोध विद्वान मिलकर उस विकास पथ पर प्रयोग कर उसकी उपयोगिता परखते। इसमें समय, धन और बल सबकी खपत होती, पर यन हिंद संघ इस तरह के व्यर्थ दिखने वाले प्रयासों से कभी पीछे नहीं हटता था। सामूहिक प्रयास ही श्रेष्ठ खोजों को जन्म देता था। आर्यन ने गहरी सांस ली और टाइप करना शुरू किया। विकास कौशल जल श्वसन कोश के सहारे तीव्र नाग पहले एक दूसरे स्तर के संसाधन अग्निशिला से रक्त संचार को उत्तेजित करता है। इसके बाद वो तीसरे स्तर संसाधनों जल ऊर्जा स्फटिक, नीलम जलकण और तीसरे स्तर प्रेत ऊर्जा कण को अवशोषित कर जल तत्व और पृथ्वी तत्व दोनों का संयुक्त दैत्य प्राणी बन जाता है। नए दैत्य प्राणी का नाम मैंने विशाल मुख मगर रखा है। इसके वैज्ञानिक आधार इस प्रकार हैं। लगभग 1000 शब्द लिखने के बाद उसने जमा करे दबाया। तुरंत एक संदेश उभरा। विकास पथ समीक्षा हेतु भेजा गया है। मूल्यांकन के बाद संबंधित योगदान अंक प्रदान किए जाएंगे। उसने लंबी सांस ली। संघ की समीक्षा तुरंत नहीं होती। विद्वानों को प्रयोग करने होंगे, परिणाम जांचने होंगे, मूल्य निर्धारित करना होगा। पूरा काम 2-4 दिन तो लेगा ही।